आप मछली पालने का चुनाव कैसे करेंगे? आपको कौन सी मछली तालाब में पालनी चाहिए, सिर्फ इस नज़र से आपको नहीं समझना चाहिए कि कौन सी मछली मार्केट में महंगी बिकेगी, तो मैं ये मछली में तालाब में डाल लेता हूँ। ये अप्रोच गलत होती है और बहुत सारे फिश फार्मर भाई इसी अप्रोच में जाते हैं कि जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, जिसकी मार्केट में रेट ज़्यादा है, मैं उसे पालूँगा। तो आज जो है हम उन सभी पैरामीटर्स पे डिसाइड करेंगे कि हमारे तालाब की क्या सीमा है, हमारे तालाब की निर्माण कैसे हुआ है, हमारे तालाब का वातावरण कैसा है, जिसके अनुकूल हम मछली का पालन करें। इस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। प्रशांत सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ और हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला जो मेरा डिस्कशन होगा, सबसे पहले तो किसान भाइयों को सर थोड़ा-सा बता दीजिए कि किस प्रकार की मछलियों का पालन हमारे भारत में ज़्यादातर होता है? क्योंकि हमारे फार्म भाई को यही नहीं पता है किस तरह से मछलियों का पालन होता है। हेलो, जी आवाज सर, आ रहा जी। है? जी, आ रहा है सर। पूरे भारत में इंडियन मेजर कार्प को जी, पालने की बिल्कुल छूट है। इंडियन मेजर कार्प यानी कि कतला, रहू, मृगल। उसके साथ साथ इंडिया की स्पीसीज, रिवर की स्पीसीज यानी नदी नालों की स्पीसीज को भी पालने की कोई प्रतिबंध नहीं है, छूट है। एक्जोटिक मच्छी के लिए आपको परवानगी लेना पड़ेगा। कोई भी एक्जोटिक मच्छी है उसको बिना परवानगी से आप पाल नहीं सकते। परवानगी लेके अगर आपका कंट्रोल वाला वातावरण है और कंट्रोल वाला पॉन्ड है तो आप उसमें पाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वो स्पीसीज का, एक्जोटिक स्पीसीज का आपको लेना पड़ेगा परवानगी। अगर मिल जाएगी सरकार से या तो फिशरीज ऑफिस से तो आप आराम से उसको पाल सकते हो, लेकिन उसका डाटा आपको देना पड़ेगा, कहाँ से लाते हो, और जब जब वो लोग निरीक्षण करने आएंगे आपके पॉइंट पे तो आपको उसको निरीक्षण करने देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आईएमसी मीन्स रहू, कतला और मृगल, ये तीनों में कतला सरफेस लेवल है, रहू मिडल लेवल है और मृगल यानी नगरी वो बॉटम लेवल का है। ये तीन स्पीसीज को ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट प्रस्तुत करती है, क्योंकि ये तीन में बहुत सारी संभावना है बढ़ने का, इंडिया के वातावरण में ढलने का, और इंडिया के कोई भी गांव विलेज पॉन्ड है कि अपना निजी खुदवा हुआ तालाब है और उसमें खाली प्लैंक्टन चेन आप क्रिएट करके रखोगे तो भी ये मच्छी सर्वाइव कर जाती है। सामान्य रीत से कतला 9 से 10 महीने में तैयार होने वाली चीज़ है, मछली है, और रहू है 10 से 11 महीना में, और 12 से 13 महीना में मृगल यानी नगरी, उसका कल्चर होता है, एक कल्चर का पीरियड है। लेकिन आपको आईएमसी अगर करना है तो मेरा अपना निजी सुझाव है कि 1 हेक्टेयर से ऊपर का तालाब होना लाजमी है, जरूरी है कि आईएमसी रनिंग वाली मच्छी है, वो रनिंग करती है और इसकी वजह से उसको लंबा चौड़ा तालाब चाहिए। चला तालाब अगर आप अपनी निजी जमीन पे खुदवाते हो तो पूरब से पश्चिम उसका लेंथ होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण में पवन कभी 12 महीना चलेगा नहीं, पूर्व से पश्चिम बहुत ही अच्छा चलता है पवन, 12 महीना चलता है। इस तालाब में, इस तरह से बनाया हुआ तालाब में कभी भी डीजल ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा। एरिएटर नहीं रखोगे तो अपन चल जाता है। अगर कोई उल्टा तालाब बनाता है तो उसको एरिएटर रखने का यानी ऑक्सीजन ऐड करने का सुविधा तैयार करना पड़ता है। चाहे एरिएटर लगाओ, चाहे बॉयलर लगाओ, चाहे पंप लगाओ, चाहे ऊपर से पानी फेंको, ये सब पोजीशन में डीजल ऑक्सीजन बढ़ता है, जिसकी वजह से मछली को दिक्कत कम होता है। मछली डीजल ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर सही मात्रा में पानी में घुलित डीजल ऑक्सीजन है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 इतना चाहिए, इसके बीच में आपको लेवल अपना सेट करना है। अगर आप ज़्यादा हाई डेंसिटी में करते हो तो आपको 6 से 8 के बीच में रखना है। विलेज पॉन्ड हो या अपना मिट्टी वाला पॉन्ड है या तारपुलिन टैंक हो, चाहे सीमेंट का टैंक हो, कोई भी टैंक में आप अगर डीजल ऑक्सीजन
6 से 8 के बीच में रखोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये सभी वातावरण वाली मच्छी सबसे ज़्यादा ग्रो तब करती है जब 22 सेल्सियस तापमान होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 सेल्सियस तापमान होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने का चांसेस रहता है। 30-32 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो आईएमसी ग्रो कर सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर 15 सेल्सियस से नीचे तापमान जाता है तो आईएमसी को भी दिक्कत पड़ सकती है। आईएमसी बॉटम में चली जाएगी, इसीलिए उसको तापमान इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। आईएमसी के अलावा कोई भी मछली आप डालोगे वो मछली को बहुत ज़्यादा तैयार होने में, क्योंकि अगर ये अभी गुजरात में 40, 42, 43 सेल्सियस चलता है, लेकिन ऐसी जब पोजीशन होती है तो पानी का हाइट 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट करना पड़ता है। ये करने से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी टेम्परेचर का, और मछली आराम से उसमें ग्रो करेगी। ठंडी के मौसम में आईएमसी के अलावा सभी मछली बहुत ही कम मात्रा में ग्रो करती है। एक अपवाद है उसमें कॉमन कार्प, जिसकी ब्रीडिंग ठंडी सीजन में होती है, वो मच्छी ठंडी में भी ग्रो करती है। इसके अलावा ये सभी मच्छी कम ग्रो करती है, खाना भी कम खाती है, इसलिए उस टाइम खाना सप्लीमेंट्री आहार डालने का बहुत सोच समझ के डालना चाहिए, और खर्च हो जाए तो अटक जाना चाहिए, ज़्यादा डालना नहीं चाहिए, नहीं तो एमोनिया, नाइट्रेट ये सब बढ़ता है, और ये सब बढ़ने के वजह से मछली का ग्रो पे सीधा असर पड़ता है और वाटर पैरामीटर बिगड़ता है, जिसके कारण डिजीज आता है। और डिजीज आते के समय आपका मच्छी का मोर्टेलिटी भी होने का चांसेस है। हेलो, तो आपको ये ध्यान रखना की जरूरत है कि सभी पैरामीटर ठीक रहे। पैरामीटर में 3 पैरामीटर अगर विलेज पॉन्ड करते हो या निजी तालाब बनाया है तो 3 पैरामीटर की आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक पीएच, पीएच आपका होना चाहिए 7.4 से लेके 8.2 तक। अगर ये पीएच आप नियमित रीते संभालते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंगेसियस करते हो 6.5 से लेके 7.5 तक पीएच होना चाहिए, तो पंगेसियस में आराम से उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंगी मच्छी है, उसको ज़्यादा यानी पीडिएक्टर मच्छी, शिकारी मच्छी, सिंगी है, पापदा है, नाना टेंगड़ा है, वियतनामी कोई है, ऐसी कोई भी मच्छी आप पालन करना चाहते हो तो उसको स्पेसिस भी यानी स्पेस जगह भी उसको कम चाहिए, वो आप छोटे तालाब में भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब समूह में रहने वाली मच्छी है तो वो आराम से रह सकती है, उस पर ज़्यादा फंक्शन नहीं करेगा पीएच का। पीएच बढ़ भी जाएगा तो भी वो सर्वाइव कर लेगी, पीएच कम हो भी वो सर्वाइव कर लेगी। लेकिन एक चीज याद रखनी है, जब आप मिक्स कल्चर करते हो तो आपका पानी का हाइट कम से कम यानी गहराई कम से कम 6 से 7 फुट होना जरूरी है। अगर 6 से 7 फुट आप करोगे तो आप कोई भी मछली उसमें उत्पादन ले सकते हो, कल्चर कर सकते हो, कोई मछली का दिक्कत आपको आ नहीं सकता है। अगर आपको रेयरिंग पॉइंट बनाना है तो आप 3 से 3.5 फुट काम कर सकते हो। आपको पीडिएक्टर मच्छी छोटी साइज की, जिसकी साइज 100 ग्राम 200 ग्राम तक का है, 50 ग्राम से 200 ग्राम तक का कल्चर पीरियड उसका है, वो मछली को आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट पानी होगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप आईएमसी करते हो तो 6 से 7 फुट पानी आपको रखना जरूरी हो जाता है, तभी वो ग्रो कर पाएगी, क्योंकि जितना पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उतना मच्छी आप ज़्यादा डाल सकते हो। आप आईएमसी हेक्टर पे मिनिमम 15,000 बच्चा डाल सकते हो जी। पहले साल करते हो तो। अगर दूसरे साल करते हो तो आप 17-18,000 के बीच में भी रख सकते हो। तीसरे साल करते हो तो 20,000 तक भी जा सकते हो। लेकिन एक चीज है, इसमें 25 से 30% मोर्टालिटी रेशियो आता है, इसलिए बच्चा का चयन करना, कौन साइज का बच्चा चयन करना है, वो महत्व का रोल निभाता है। अगर आप 3 इंच से बड़ा 4 इंच 5 इंच का बच्चा डालोगे
तो मोर्टालिटी रेशियो आपका कम आएगा और आपको कम बच्चा डालना पड़ेगा। उस टाइम आप 7,000 से 10,000 के बीच में भी डाल सकते हो, लेकिन मोर्टालिटी रेशियो बचाने के लिए आपको बर्ड फेंसिंग और डॉग फेंसिंग लगाना जरूरी हो जाता है। अपने तालाब में सांप यानी स्नेक, कछुआ यानी टर्टल, मेंढक और उसके अलावा बाहर से जो पंछी आते हैं बर्ड्स, वो भी नहीं आना चाहिए। और क्रोकोडाइल यानी मगर, ये सब चीज से अवॉइड करना है, बचाना है अपनी मच्छी को। और सबसे बड़ी चीज, आपको चोरी बचाना है। अगर आप चोरी बचाओगे तो आपका मछली का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मछली को हर 15-20 दिन पे एक दफे जाल चलाना है, इतना याद रखोगे तो मछली को कोई दिक्कत आएगी नहीं। उनका ग्रो पीरियड और नीचे का बॉटम भी सही हो जाएगा जाल चलाने से, और मच्छी उसमें आराम से पलती है। सर ये जो पॉइंट्स होते हैं, जब किसान भाई तालाब करवा के रेडी कर लेते हैं, फिर रेडी करने के बाद वो इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि वो कौन सी मछली डालें जिनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ये हर किसान भाई के क्वेश्चन होता है। इसमें एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है जी। जो किसान भाई जो भी मच्छी करना चाहता है उसको सबसे पहले मच्छी नहीं करना है, अपने नजदीक के मार्केट में जाना है। ठीक है। वो मार्केट में कौन सी मछली बिकती है, ज्यादा बिकती है, कौन साइज की मछली बिकती है, उसका सर्वे करना है। अगर इसका सर्वे कर लेगा, इसका जानकारी ले लेगा, तो वही मच्छी उसको करना है, जिसके कारण उसको मार्केट का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके वहाँ आईएमसी होता है और आप प्रीडेटर मच्छी, सिंगी, देसी मांगुर, पंगे सेस करते हो, तो आपको फिर घाटा जाने का चांसेस है कि आपको दूर कहीं लेके जाके बेचना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। तो मतलब जो पास का जो मार्केट है वहां जाके सर्वे करना बहुत जरूरी है, ये सबसे पहला। जी। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके मेजर क्वेश्चन होते हैं एग्रीगेटर संघ से, कि जो मुझे कौन सा बच्चा डालना चाहिए और किसा प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट के बारे में आप बात कीजिए। पहले जो है सर्वे इंपॉर्टेंट है आपके नियरेस्ट मार्केट का, कि आप किसी भी स्थिति में आप अपने पास के मार्केट में अपनी मछली को बेच पाए, ये बहुत जरूरी है। मैं एकदम सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन प्रॉफिट 3 चीज पे निर्भर करता है। एक, आप कौन सा खाना खिलाते हो, बिल्कुल दूसरा, खाने में लाइव आहार की चैनल है कि नहीं, प्लांटन चेन तैयार किया है कि नहीं है, कौन सी मछली कौन सा आहार खाती है, वो पहले आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरा, आपका मैनेजमेंट, और तीसरा, आप जितना भी अच्छा मैनेजमेंट करोगे, लेकिन समय समय पर जाली चलाना, मच्छी को जांचना, और मछली में क्या वेट लिया है, क्या कमी है, खाने में क्या कौन सी चीज है, आपका जो भी फीड है उसका न्यूट्रिशन क्या है, कोई भी लैब में आपको चेक कराना चाहिए। अगर पैलेट आहार लेते हो तो आपको मुनाफा ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप देसी आहार देते हो तो आपका 25 से 40 रुपए के बीच में प्रति किलो खर्च आएगा। लेकिन अगर आप प्लांटन चेन साथ में क्रिएट करते हो तो ये खर्च में सीधा 10 रुपए की कमी हो जाएगी। मिनिमम आप 15 से 25 रुपए के बीच में आ जाओगे। सप्लीमेंट्री आहार भी दोगे, प्लैंकटन चेन भी क्रिएट करोगे, तो आपका ये मुनाफा का रेशियो बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आप अपने तालाब पे अपना निजी मार्केट खड़ा करते हो लाइव फिश बेचने का, तो आपको बाजार से जो होलसेल कीमत आती है, मैंने आज ही मच्छी निकाला है, मार्केट में दिया है, तालाब पे मेरा 160 रुपये आता था और मार्केट में मेरा 120 रुपये आया है। 40 रुपये का डिफरेंस तालाब पे मेरे को ज़्यादा मिलता है, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ। यानी 40-50 रुपया भी आप ज़्यादा मार्केट लेवल से होलसेल बेचने से ज़्यादा तालाब पे बेचोगे तो आप आराम से ले सकते हो। उसके साथ साथ आपका एक मार्केट बन जाएगा। चाहे आप 10 किलो 20 किलो से चालू करोगे, खाने वाला बाजार से लेता है, लास्ट कड़ी है खाने वाला, और बीच में है 3 मीडिएटर। अगर 3 मीडिएटर को हटा दोगे तो आपको कम से कम 40-50 रुपया प्रति किलो मुनाफा बढ़ जाएगा आपका, और आपका एक मार्केट बन जाएगा। आपको कहीं दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो हमारे नए किसान भाई होते हैं जो पहली बार कर रहे होते हैं, या उनका अभी इन सब चीजों पे इतना कमांड नहीं होता है। जैसे कुछ हमारे किसान भाई हैं जो 3 कल्चर 4 कल्चर कर चुके हैं, तो वो
इस तरह की फीड बनाने के ऊपर बहुत ही उनका हाथ सेट होता है। लेकिन जो नए किसानों का नहीं होता, तो वो बाहरी फीड के लिए, वो पायलट के लिए जाते हैं। तो वो तो एक चीज़ हो ही गई। लेकिन सर, मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो वातावरण है, जो हम, जैसा कि भारत जो है हमारा अलग-अलग वातावरणों का मिश्रण है हमारे देश में। तो वातावरण के हिसाब से भी जो है मछली का चुनाव ज़रूरी है। ये एक फैक्टर है मछली के चुनाव में, ग्रोथ में? सबसे बड़ा है। जी, अगर बिल्कुल। आपका तापमान, वातावरण कोई अलग किस्म का है, या तो 30 से बड़ा ज़्यादा है, तो आपको दिक्कत पड़ सकता है। 15 से कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उस टाइम सरफेस का मच्छी सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन आईएमसी में एक प्रॉब्लम कम आता है। आईएमसी अपना इंडियन मेजरमेंट में इंडिया की हर परिस्थिति में वो सर्वाइव कर सकता है। वो डेफनेस ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे चला जाता है। पानी का सरफेस का जो तापमान होता है, उससे 1-2 फुट नीचे जाएगा, तो 4 डिग्री का सरफेस तापमान में डिफरेंस पड़ेगा दोनों में। और उससे भी 2 फुट नीचे जाएगा, तो और 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस पड़ेगा। यानी मछली अपने आप को सर्वाइव करने के लिए डीप में रहती है। डीप में जाएगी तो ज़्यादा खाना नहीं पसंद करेगी, तो उसका ग्रो यानी उसका ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। खाना भी उस टाइम वो खाएगा नहीं, कम खाएगा, लेकिन अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। हाँ, पंगेसियस में बड़ी दिक्कत है। वो सरफेस का मच्छी है। ऐसे तो पंगेसियस बॉटम फीडर है, लेकिन वो सरफेस पे आके खाना खाती है। उसको जो बॉटम फीडर है और सरफेस पे आके खाना खाती है पैलेट फीड डालने से, तो उसको जब से ज़्यादा दिक्कत आता है, टेम्परेचर फंक्शन होता है, तब पीएच ऊपर नीचे जाता है और टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है, तो वो मछली को ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए वो मछली में मोर्टेलिटी ज़्यादा ठंडी के समय पे देखा गया है। मछली खाना खाना छोड़ देती है और दूसरे बैक्टीरिया उसके शरीर पे चिपक जाते हैं। बहुत सारा डिजीज आने का चांसेस रहता है और बहुत सारी मछली मरने का चांसेस रहता है। उस टाइम 5 महीना 6 महीना पुराना सीड अगर आपका होगा, जो या तो 7-8 महीना पुराना सीड मिल जाएगा, तो वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन नया बच्चा उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल, मेरा बिल्कुल सही मानना है। बात। सर, ये जैसे कि हमारे कुछ फार्मर होते हैं जिनके पास एक तरह से समझिए काफ़ी बड़ा लैंड होता है, ठीक है? अब उनमें समस्या ये आती है कि कभी-कभी, जैसे हमारे भी एक फार्मर सुनील जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन रखा था ग्रुप पे कि उनका जो पॉन्ड है वो एक तरह से रिवर की तरह लेंथ में है, काफ़ी लंबा है, 20 एकड़ में है, और उसके बाद 15 से 16 फुट उसकी गहराई है। तो इस तरह के तालाब में के लिए कौन-सी मछली का पालन सही रहेगा? उसमें तीनों प्रकार की मच्छी हम लोग गुजरात में 15-15 फुट पानी वाले में काम करते हैं। डेफनेस जिसका 15 फुट होता है, मैं जी, आज भी काम करके आया है। वहाँ भी 12, 13, 14, 15 फुट है पानी। कहीं खड्डा है तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम हम लोग मिक्स कल्चर करते हैं। उसमें ज़्यादातर मिक्स कल्चर करते हैं। सरफेस का जो भी मच्छी आपको मिले, उसको हम 25% से ज़्यादा डालते नहीं। अच्छा, और जो डिफरेंस वाला मच्छी होता है, मिडल का मच्छी और बॉटम लेयर का मच्छी, हम बॉटम लेयर का मच्छी 40%, मिडल का मच्छी 30-35% भी रखते हैं, जिसकी वजह से मिडल का मच्छी नीचे भी जाके खाना खा सकता है और बॉटम का मच्छी ऊपर आके भी खाना खा सकता है। लेकिन सरफेस का मच्छी मिडल लेयर तक जा सकता है, फिर 15 फुट में नीचे बॉटम पे जा नहीं सकता। इसीलिए वो तालाब में उसको फिर बैक फीडिंग किया जाता है। वो तालाब में बैक फीडिंग किया जाता है और समय के अनुसार उसमें देखा गया है, जब धूप अच्छी तरह से निकलती है तब मच्छी खाना खाने आती है। अगर बिल्कुल। आप समझ लीजिए धूप कम नहीं निकली है, तो फिर उस टाइम मछली उसमें खाना खाने, सभी मछली ऊपर आता है धूप नहीं निकलती है तो, लेकिन खाना नहीं खाती उस टाइम। इतना याद रखना है आपको। जी, जी। सर, जैसे जब इस तरह का सिचुएशन बनता है, जब हम बॉटम लेयर की मछली रखते हैं और मिडल लेयर की भी मछली रखते हैं और अपर लेयर की मछली रखते हैं, तब फीडिंग में किसान भाइयों को बहुत समस्या आती है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए 20 एकड़ का तालाब है और 15 फुट की गहराई है, और उस किसान भाई ने तीनों लेयर की मछली का पालन किया। अब उसके लिए फीडिंग के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्या हमें कुछ पॉइंट्स बनाने चाहिए अलग-अलग, या किस तरह से फीडिंग को प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए? सबसे पहले कोई भी किसान बड़ा तालाब हो या छोटा तालाब हो, सप्लीमेंट्री आहार जी। देना चाहिए उसको।
बराबर। लेकिन उससे पहले अगर विलेज पॉन्ड है तो आपका प्लैंक्टन चेन बना हुआ है, उसको जी। बना के रखना चाहिए। अगर आपका अपना खुदा हुआ निजी तालाब है तो उसमें प्लैंक्टन चेन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कौन सा मछली आप करते हो, जी। वो मछली का रिक्वायरमेंट प्रोटीन का कितना है, उस पर आपको जाना चाहिए। और मछली का मेरे अंदाज से तो वेस्ट जो भी, चाहे बियर वेस्ट मिलता है, शुगर कैन वेस्ट मिलता है, तुम्हारा अनाज का वेस्ट मिलता है, कोई भी चीज़ का वेस्ट मिलता है, तो वेस्ट पे अगर आप उसका पालन करोगे तो मछली में लागत बिल्कुल नहीवत हो जाएगी, 15-20 रुपया कम हो जाएगी। तो वो आपका सीधा मुनाफा हो सकता है। और वेस्ट जो मच्छी है उसका आपको पता चलना चाहिए कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना लिपिड चाहिए, कितना फैट चाहिए। अगर उसको आपको ये चीज़ पता है तो आप उस चीज़ से ज़्यादा प्रोटीन वाला खिलाने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल। खर्चा कम होगा। तो यही किसान भाइयों यहाँ से एक चीज और निकलती है कि अगर हम मछली का चुनाव कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उस मछली का एक तरह से पूरा टाइमलाइन बना लेना चाहिए कि ये कितना प्रोटीन लेगी, कितना अप्रोक्सीमेट फीड कंज्यूम करेगी, इसके इन्वायरमेंटल बिहेवियर क्या है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, मछली के कल्चर के दौरान आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो सारी एक प्लानिंग कर लीजिए। अगर उसमें आपको समस्या आती है तो आप एग्रीगेटर संघ को कॉल कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे उस प्लानिंग को करने में आपकी, ताकि आपका जो कल्चर है वो बहुत ही स्मूथली हो। आप जब कल्चर के बीच में परेशान होते हैं तो आप उल्टी सीधी चीजें ट्राई करते हैं तालाब में, तो वहां पे समस्या और बढ़ जाती है। मैं सही कह रहा हूँ सर कि किसान भाइयों बिल्कुल को, सही बोल रहे, किसान बिल्कुल भाइयों सही को, कह रहे हो। हाँ, तो वो उस टाइम जो है आपको प्रॉपर कल्चर जो आप वो विधि होती है उसकी नॉलेज नहीं होती, बीच में कोई समस्या हो जाती है तो क्या होता है कि हम थोड़े से घबरा जाते हैं और रिसेंट में जिसकी बात सुनते हैं तुरंत तालाब में वो एक्शन ले लेते हैं, जिससे हमारे तालाब में समस्या और बढ़ जाती है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो सिर्फ इतना करना है, कल्चर शुरू करने से पहले एक बार पूरे कल्चर के टाइमलाइन की एनालिसिस कर लेनी है। मतलब उसका पूरा एक प्लान बना लेना है कि हमें इतना फीड कंजम्पशन को लेके चलना है, उसका इन्वायरमेंटल बिहेवियर ये है, उसके लिए इस पीएच को कभी क्रॉस नहीं होने देना है, इस पीएच को हम क्रॉस करेंगे तो मछलियां घबरा जाएंगी। फीडिंग के लिए हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, अगर टेम्परेचर कम होता है तो हम किस तरह से कंट्रोल करने जाएंगे। इन सब चीजों की जानकारी आप पहले से रख लिया करिए, पहले ही वो टाइमलाइन बना लीजिए। अगर आपको ये बनाने में समस्या आ रही है, आप एग्रीगेटर संघ को इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर हैं, प्रशांत सर हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। प्रशांत सर तो इतने सीनियर हैं हमारे, कोई भी समस्या ऐसी है जिनका हल ना हो उनके पास, आपको प्रॉपर बताएंगे वो। सर जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज में, तो अभी क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने अभी बताया आपको कि लेयर फार्मिंग हमने की, लेयर वाली का मतलब बॉटम लेयर पे, मिडिल लेयर पे और फिर टॉप लेयर पे। जब हम इस तरह की फार्मिंग करते हैं तो जो हमें ग्रोथ के लिए जो जाल चलाते हैं, जाल, तो उस जाल चलाने समय में बहुत किसान भाई को समस्या आती है कि सही से हो नहीं पा रहा है चीज। जब तालाब की लंबाई और चौड़ाई काफी बड़ी होती है और 15 फुट गहराई भी है उसमें, तो इस तरह की समस्याओं को हम कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले किसान भाई को अगर नॉलेज नहीं है जी। तो जहाँ जो जिले में रहता है जी। उस जिला में भारत सरकार का अंडर में काम करने वाली फिशरीज ऑफिस होती है, वहाँ चले जाएगा और वहाँ से जाके वो कौन सी मछली पालना चाहिए, कौन सी मछली का क्या रिक्वायरमेंट है, वो सीधे साधा मिल जाएगा। जी बिल्कुल वो, बिल्कुल। वो अगर उनके पास कोई लिटरेचर नहीं है तो वो भी वहाँ से लिटरेचर ले सकते हैं, तो उनको प्राथमिक नॉलेज मिल जाएगा। दूसरा, अगर उनको चाहिए तो मैंने भी एक किताब 2005 में निकाली है मछली के संदर्भ में, वो भी मैं आपको बेच सकता हूँ। और वो आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में मांगोगे कि भाई प्रशांत सर या पप्पू सर की किताब चाहिए, तो वो लोग ने हिंदी में अनुवाद किया है। जी मेरा जी। गुजराती का किताब है, हिंदी में अनुवाद किया हुआ है राजकुमार झा सर बिहार वाले ने, और उन्होंने इंग्लिश में भी किया है तमिलनाडु वाले ने, तो उसका वो पीडीएफ आपको मिल सकता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है जीवन में, आपके नजदीक में जो कोई भी संस्था है, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें फिशरीज निष्णात रहते हैं, चाहे कोई सिफा है सेंट्रल फ्रेश वाटर ऑफ इंडियन कल्चर में, चाहे सीबा है ब्रैकिश वाटर में, चाहे सिफरी है, चाहे शिफ्ट है, वो भी लोग आपको हेल्प करेंगे फिशरीज ऑफिसर के अलावा। फिशरीज जी ऑफिसर तो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आपको प्राथमिक नॉलेज मिल जाएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी चीज़ करने में। और आप ये संघ के द्वारा, संघ में अगर क्वेश्चन पूछोगे तो भी चीज़ आपको जानने को मिल जाएगी कि भाई आपको क्या क्या करनी है। अब दूसरी बात आपने जो पूछा था,
कि 15 फुट पानी में कोई जाल चलती नहीं है। हाँ, उसमें जितना गहराई है उससे 2 गुना लंबाई वाला पौड़ाई वाला जाल आप चलाओगे तभी वो जाल चल सकता है। समझ लो हमारे यहाँ 19 से 21 हाथ फुट वाला समझ लो, 21 फुट वाला 9 फुट में काम करेगा। 9 से जी जी दिक्कत आएगा, लेकिन 9 से 10 फुट में काम कर सकता है 21-22 फुट वाला। आपको नहीं ऐसे करना कि पीछे घेर रहना चाहिए। जाली सीधी खड़ी हो जाएगी तो कभी मछली नीचे से और ऊपर से चली जाएगी और आपके बोगी में आएगी नहीं। सही, लेकिन बिल्कुल जाली का पीछे से घेर रहेगा तो हमेशा मछली वो घेर में घूमेगी और धीरे करके बोगी में चली जाएगी, तो मछली आप पकड़ सकते, कैप्चर कर सकते हो। इसलिए दुगना जाली, जितना डेफिनेस है उससे दुगना जाली मिनिमम होना जरूरी है सर। जी। सुनील जी का प्रश्न था यही कि सर हाई डेप्थ वाटर में फिश हार्वेस्टिंग का बेस्ट मेथड क्या है? सिंस मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ नेटिंग से, बट कॉमन और ग्रास कार्प नहीं आ पा रहा है नेटिंग में। इसमें बॉटम लेयर का मच्छी बहुत कम आएगा। जी जी जी। ग्रास कप का तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रास कप तो ऊपरी लेवल का मच्छी है, सरफेस लेवल का ग्रास कप मच्छी है, वो तो आ जाना चाहिए, लेकिन बॉटम लेवल का मिडिल लेयर का क्या कहा? जी 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 जी। क्या प्रश्न है, रिपीट कीजिए जरा सर। नहीं सर, सॉल्यूशन हो गया, आपने बता दिया था ना उस टाइम, तो वो हो गया सर। अच्छा जी जी सर, जो हमारे आनंद जी हैं उनका ये क्वेश्चन है कि सीमेंट टैंक में जो फ्रेश वाटर है उसमें कौन सी फिश की ग्रोथ कर सकते हैं फास्टेस्ट टर्न की, सीमेंट टैंक में मछली पालन? जिसका साइज छोटा है जी। उसका फास्टेस्ट ग्रो होगा, यानी सिंगी है, पापदा है, वियतनामी जी कोई है, इसके अलावा नाना टेंगड़ा है, गुलसा टेंगड़ा है, जी। ये सब मच्छी का फास्टेस्ट ग्रोथ हो सकता है। अगर पानी चेंज कर सकते हो हफ्ते में 2 बार 20%, तो सभी मछली का ग्रो होगा उसमें, चाहे आईएमसी होगा, पंगेसियस होगा, कॉमन कार्प होगा, कोई भी मछली होगा, सबका ग्रो हो सकता है। लेकिन उसका कंडीशन एक ही है कि हफ्ते में 2 बार आपको 20 से 25% पानी चेंज करना है, बॉटम से निकलना है, ऊपर से डालना है। सर पानी चेंज करने में फिर कोई समस्या नहीं होगी? पानी इसमें सीमेंट टैंक में आपको नीचे से बॉटम से आउटलेट रखना है। अच्छा। नीचे से बॉटम से निकालोगे तो स्लज गंदगी सब निकल जाएगा। अच्छा। यानी हफ्ते में 2 दफे करोगे। देखो इसमें तो बहुत सारे लोग हर रोज पानी ऐड करते हैं, हर रोज इधर से जाने देते हैं, तो सबसे अच्छा ग्रो होता है। अच्छा। उसको रेक्वे सिस्टम बोलते हैं। उसमें जी पानी जी का जी। ग्रो फास्टिंग करवाते हैं, लेकिन इसमें खर्च ज्यादा आता है। अगर आप सीमेंट टैंक में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, सभी मछली, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कम से कम 1.3 1.4 मीटर उसका डेफिनेस रखना है, यानी 5.5 से 6 फुट पानी आपको रखना ही है, इतना याद रखना है। सर अनीश जी का अगला प्रश्न है कि क्या हम हाफ एकड़ में सक्सेसफुल आईएमसी कल्चर कर सकते हैं, आधे एकड़ में? हाँ, देखो आधा एकड़ में मैं सलाह देता नहीं कल्चर करने का, लेकिन आधा एकड़ में सबसे ज्यादा, कल्चर से भी ज्यादा मुनाफा लेना है तो आप उसमें फ्राई टू फिंगरलिंग टू ईयरलिंग टू स्टंटेड ईयरलिंग बना सकते हो। सर तो ये जो सर प्रोसेस है फ्राई टू ईयरलिंग वाला, ये वाला प्रोसेस भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ताकि हमारे किसान भाई समझ जाए इस चीज को। देखो इसमें एक पोजीशन ये होता है कि आप जो भी सीड्स लाते हो जी, वो सीड्स के माँ बाप क्या है, कौन सा है, परिपक्व ब्रूडर्स के सीड लिए हुए कि नहीं है, वो ध्यान में रखने वाली चीज है। अगर आप कोई रेयरिंग करता है, यानी स्पॉन ला के उसने फ्राई बनाया है, यानी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बच्चा है आपका, तो आप आराम से उसको अपने नर्सरी पॉन्ड में ला के उसको आराम से रख सकते हो। 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा, अगर आपका उस टाइम समझ लो 50,000 बच्चा डालने की जरूरत है, तो आपको उस टाइम 1.5 लाख बच्चा, 2 लाख बच्चा, 3 लाख बच्चा भी आप रख सकते हो फ्राई। और उसको फिंगरिंग होने से पहले, यानी 25 mm से करने से 40 mm तक जाने से पहले उसको आधा आपको ट्रांसफर कर देना। जितना ट्रांसफर किया
वो आपका मुनाफा है। एक बात पक्का पकड़ के रखना, यानी जब आपको ऐसे तालाब करते हैं छोटे वाले, तो आपके पास एक तालाब नहीं 2-3 तालाब होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आप एक ही पॉन्ड में जितना ज्यादा बच्चा रख सकते हो छोटा पॉन्ड में उतना अच्छा है। आप कम मात्रा में रखोगे तो मोर्टेलिटी रेशियो आएगा ज्यादा, और अगर ज्यादा मात्रा में रखते हो तो मछली थोड़ा कम बढ़ेगा लेकिन मोर्टेलिटी रेशियो आएगा नहीं। आपका फीड का सही व्यवस्था पालन हो जाएगा और आपका फीड जो भी डालोगे वो सही मात्रा में सबको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उसको फिंगरिंग बनाते समय उसका वहां से आधा जैसा उठा लेना चाहिए, नहीं तो आपको जितना रखना है उसको इतना रखने के बाद बाकी का माल अपने ग्रो आउट तालाब में ले जाना चाहिए या तो दूसरी नर्सरी में ट्रांसफर करना चाहिए, तो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन जानकारी थी ये इस प्रोसेस समझना बहुत ही जरूरी था हम सभी के लिए। रक्षित जी का क्वेश्चन है सर कि उत्तराखंड में कौन सी स्पीसीज का कल्चरेशन बेस्ट रहेगा? यहाँ 3 से 4 महीने जो है टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब टेम्परेचर यहाँ 3 से 4 महीने बहुत कम रहता है सर। पहली तो चीज ये है, उत्तराखंड में एक फिशरीज ऑफिस है जी, जो ट्राउट मछली बनाती है। वो मछली आपका कोल्ड वाटर मछली है, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जिसमें आपको टेम्परेचर डाउन होता है उसमें दूसरी मछली करने से आपको लॉस होना लाजमी हो जाता है। आपको पोली शेड बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हीटर रखना पड़ेगा और टेम्परेचर को 16-18 के ऊपर ले जाना पड़ेगा वो पोली हाउस का। अगर आप ये कर सकते हो तो उत्तराखंड में मेरा एक भाईबंद है विवेक भाई करके, वो मेरे पास आके गए हैं, उत्तराखंड में लगाया उन्होंने, लेकिन पोली कल्चर और हीटर मशीन और सब कुछ उसने लगाया है, फिर भी उसको एक दिक्कत आई, मछली चोरी हो गया। यानी वो दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज्यादा अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होता है तो आपको मछली कोई भी करोगे चलेगा। लेकिन अगर ज्यादा आपने बोला 7, 8, 9 हो जाता है तो उसमें मछली सर्वाइवर करना कम होता है। हाँ, उसका हाइट अगर बढ़ा दोगे उस टाइम 6, 7, 8 फुट कर दोगे तो आईएमसी सर्वाइवर कर सकती है, लेकिन दूसरी मछली को ज्यादा दिक्कत होगी। रक्षित जी आप अवेलेबल हैं? आपको और कोई समस्या हो रही है? क्योंकि आपका जो जिला है, आपका जो क्षेत्र है, आपका जो स्टेट है, वहाँ पर जो है काफी चेंजमेंट है वेदर में। तो आपका कोई प्रश्न हो तो आप एक बार माइक अनम्यूट कर लीजिए और सर से डिस्कशन कर लीजिए उस बारे में। आप रक्षित जी, चलिए ठीक है, हम जो है अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप बिल्कुल इस चीज पे ब्रजेश जी का क्वेश्चन है कि इस समय आईएमसी विलुप्त हो रही है, इनको बचाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अपने यहाँ एक्सोटिक स्पीसीज तेजी से बढ़ रही है। सर इसको आप थोड़ा सा जल्दी कम शब्दों में ही कंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास। तो ये प्रश्न, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आईएमसी जो है थोड़ा सा विलुप्त हो रही है, इनका कहना है ब्रजेश जी का? नहीं, ये उनकी बात गलत है। मैं इतना कह सकता हूँ आईएमसी कभी भी विलुप्त नहीं होगी जी। हाँ, जहाँ पे तिलापिया ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे थाई मांगूर ज्यादा है, वहां पे हर प्रकार की मछली विलुप्त हो जाएगी। जहाँ रूपचंदा ज्यादा करता है वहां पे हर प्रकार की मछली विलुप्त हो सकती है, लेकिन आईएमसी इंडियन कल्चर की बेस्ट मच्छी है। रहू, कतला, मृगल वो कभी भी विलुप्त नहीं होगा। चाहे कोई भी जैसे अपने ऐसा कह सकते हैं खेती में कि राइडा किया तो देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी सरसों किया तो, वैसे आईएमसी अगर किया तो आपको ज्यादा कुछ मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी मछली करने में आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर चैताली जी का क्वेश्चन है, चैताली का क्वेश्चन है कि बेस्ट मेथड फॉर फीड आईएमसी इन नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड में सबसे बेहतरीन तरीका आईएमसी को फीडिंग करने का क्या रहेगा, कैसे रहेगा? कौन सी मछली? चैताली प्लीज कंटिन्यू। सर आईएमसी जो जैसे रोहू, कतला और मृगल जो रहती है, उनको अगर नर्सरी पॉन्ड में हम कर रहे हैं फ्राई टू फिंगरलिंग या स्पॉन से फिंगरलिंग, तो उसके लिए मेथड कौन सा रहेगा? बैगिंग मेथड रहेगा या कौन से ऐसे मेथड रहेंगे जो बेस्ट रहेंगे उनको देने के लिए?
सबसे पहले तो आपको पॉन्ड का हाइट, पानी का हाइट 4 फुट मिनिमम रखना है। जी सर। पहली बात, अगर ये छोटी मच्छी है फ्राई टू फिंगरलिंग, उसको उसी अवस्था में सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हम लोग यही काम करते हैं वर्षों से। तो हम लोग मूंगफली का खली, जिसको बादाम का खली भी बोला जाता है, वो ग्राउंड नट ऑयल वाला केक वाला देते हैं। उसमें 38% से लेके 42% तक अलग अलग वेराइटीज में वो खोल मिलता है। हम लोग वही खोल का उपयोग करते हैं। उस टाइम उसको स्ट्रक्चर बनाना है, अपना शरीर बनाना है और आगे जाके सर्वाइव करना है, इसलिए हम उसको सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। अगर दिन में 3 दफ़े दे सकते हो तो सबसे अच्छा है। हम लोग 2 दफ़े देते हैं। ये लेबर का प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग दिन में सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में और शाम को 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में हम लोग उसको खाना देते हैं। पानी लगातार चालू रखते हैं। पानी 5 घंटा 6 घंटा ऊंचे से गिराते हैं। हम लोग एरिएटर का या दूसरे कोई चीज़ का उपयोग नहीं करते। हम पानी गिराते हैं, पानी लोहे के पत्रा पे गिरेगा और फैल के जाएगा तालाब में। इस तरह से हम लोग उसका डीजल ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं। हर 5-6 दिन के बाद हम लोग नेटिंग जरूर करते हैं नर्सरी बेस पे। तो उस टाइम उसने जो भी खाया है उसको निकालना पड़ता है। यानी नेटिंग यानी कसरत, एक जात की कसरत ही है जो मछली को भागना पड़ता है और खाना वो निकाल देती है। और थैंक यू। हेलो हेलो। यस सर बताइए, कंटिन्यू करिए। जी। हाँ, तो अगर आईएमसी आप करते हो तो उसको हफ्ते में 1 दिन, जिस दिन नेटिंग करोगे उस दिन उसको खाना नहीं देना है, इतना याद रखना है आपको। तो आपका अच्छा सर्वाइवल रेट आएगा। अगर आपने ज़्यादा बच्चा बनाया है तो समय समय पे ट्रांसफ़र करना जरूरी हो जाता है। अगर ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा बच्चा मिलेगा जो बाद में मुनाफे में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ताली मैम, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रशांत सर। ओके सर। सर संजय जी का क्वेश्चन है कि पर स्क्वायर फीट कितना पंगास डाल सकते हैं अगर 1 kg प्लस करना है तो, और कितना टाइम लग जाएगा अप्रोक्सीमेट इस कल्चर पे? आपको पंगास की खेती करनी है तो 5 फुट मिनिमम पानी चाहिए और 6 फुट मैक्सिमम पानी चाहिए। एक स्क्वायर मीटर पे अगर किलो करना है तो 1 स्क्वायर मीटर पे आप 25 नंग मिनिमम, अगर एरिएटर लगाते हो तो 40 नंग मैक्सिमम डाल सकते हो 1 स्क्वायर मीटर पे। एरिया 1 स्क्वायर मीटर याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आशा करता हूँ कि आपको संजय जी, अगर आप अवेलेबल होंगे तो आपको उत्तर मिल गया होगा। सर रमन जी जी बताइए। अगर किसी को नहीं मिलता है जी, और किसी को बात करनी है तो मेरा नंबर दे देना, बिल्कुल तो सर। डायरेक्ट भी मेरे से बात कर सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। रमन जी का क्वेश्चन है कि 160 फीट जो है चौड़ाई है तालाब की इनकी, और 293 फीट जो है लंबाई है, साथ ही साथ में 8 फीट इनके तालाब की गहराई है सर। तो कितना आईएमसी डालेंगे उस हिसाब से? सर ये आईएमसी के लिए छोटा तालाब है जी। अगर इसका 200 बाय 200 का होगा तो अभी 40,000, यानी हमारे यहाँ का 1 एकड़ तालाब हुआ 40,000 से 42,000 अभी तो सर अगर देखें 1 तो एकड़ का। 40,880 हो रहा है। हाँ तो बस वो 1 एकड़ का हमारे यहाँ का होता है। जी हम जी लोग उसमें मना करते हैं, लेकिन पानी का डेफिनेस ज्यादा रखेंगे तो जी। उसमें मेरे अंदाज से आप 3,500-4 हजार बच्चा आईएमसी का तीनों लेयर का मिला के डाल सकते हैं। तो आपको मुनाफा हो। जी मुनाफा तो बहुत कम होगा कि उसके पीछे का सब खर्चा एक सही का है। छोटा जी तालाब है लेकिन वो कितना बढ़ेगा, कतला शायद 700-800 तक पहुंच जाए, रहू होगा 500-600 का, लेकिन मृगल का 250-300 से आगे नहीं बढ़ेगा उसमें, छोटा तालाब होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे फार्मर्स का भी रहता है कि जो फ्राई से जो फिंगर लिंक का जो साइज है वो करने में कितना टाइम लग जाता है, और उस टाइम जो फीडिंग का 15 शेड्यूल दिन। है, उस टाइम जो फीडिंग का शेड्यूल है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहला हम लोग कभी भी जिंदगी में एफसीआर पे जाते ही नहीं। मैं अपनी बात बोलता हूँ, हम लोग फीडिंग में
मछली आराम से खाना खा लेगी, बच जाएगा तो जी। नीचे बढ़ जाएगा, प्लैंक्टन चेन क्रिएट होगा, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। हम लोग ज़्यादा ही डालते हैं। अगर जिस टाइम बच्चा छोटा है उस टाइम उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और बिगड़ता भी खाना ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग तीसरे चौथे दिन पे नेटिंग करते हैं, यानी नीचे कोई जात का मगजमारी रहेगा नहीं। जिस दिन नेटिंग करते हैं उस दिन खाना नहीं देते हैं, जी। यानी जो भी बच्चा कुछ ऊपर नीचे होगा वो सब मछली खा लेंगे, यानी हफ्ते में एक दिन फास्ट रखते हैं मिनिमम, वो रखना चाहिए। दूसरा, फीडिंग मैनेजमेंट आप जितना अच्छी तरह से कर सकते हो उतना अच्छी तरह से करना चाहिए। फ्राई टू फिंगरलिंग बनाने के बीच में 15 से 20 दिन लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक ही नर्सरी में आपको स्पॉन से फ्राई से फिंगरलिंग बनाना है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको उस टाइम वो नर्सरी में थोड़ा कम करना है फिश सीड, और दूसरे नर्सरी में लग जाओगे तो यहाँ से भी जो नर्सरी में से उठा के लेके गए हो दूसरी नर्सरी में डाला है, वहां पे जी। ज्यादा फास्ट ग्रोथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर चंदा जी का क्वेश्चन है। चंदा मैम आप अवेलेबल हैं? कौन सा मैम आप अवेलेबल हैं? सर ये सर मैम प्लीज क्वेश्चन पूछिए आप। सर यहाँ क्या आईएमसी बायोफ्लॉक में हो सकता है? क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा तो वो बोले कि अगर आप स्टार्टिंग है, 1-2 कल्चर की हुई है तो आपके लिए आईएमसी का कल्चर संभालना बहुत मुश्किल होगा। आईएमसी का कल्चर बायोफ्लॉक में 100 ग्राम 150 ग्राम ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम तक होगा, उससे बाद में नहीं होगा, सब मर जाएगा, ये गारंटी। क्योंकि बायोफ्लॉक में फ्लॉक होता है, बायोफ्लॉक में जो गिल ब्रीदर होती है, जो मछली गिल से श्वास लेती है वो डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो गिल से लेता है, उसका गिल चौकअप हो जाता है फ्लॉक की वजह से। लेकिन 50 ग्राम 100 ग्राम करना है तो दिक्कत नहीं आएगा तब तक, उसके बाद दिक्कत आएगा। अगर फ्राई टू फिंगरलिंग करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एमसी में आप फ्लॉक कम बना के उसको कर सकते हो हैंडल। सर तो बायोफ्लॉक है तो उसमें फ्लॉक तो बनता ही है, क्योंकि वही तो फिर मछली के लिए है ना, फीड के बाद में वही तो जरूरी होता है। बायोफ्लॉक ऐसी चीज है साहब जो आपको तकनीक की ज्ञान होगा तभी आप कर सकते हो। उसमें कभी भी जितना भी तापमान और जितना भी तुम्हारा वाटर पैरामीटर फंक्चुअल होगा उसी तरह से मछली बिहेवियर करेगी। आपको 24 आवर्स रिएक्शन देना है। मुझे एक और क्वेश्चन करना था सर, जैसे गर्मी में जो एरिएशन वहाँ डाला हुआ है पानी में, तो अभी जमशेदपुर की गर्मी तो काफी तेज होती है लेकिन एरिएशन से पानी ठंडा है, पर ठंडे के टाइम में पानी इतना ठंडा हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने किया था थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मुझे। पॉली शेड बनाना चाहिए और एक हीटर की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं हिंदुस्तान के 19 से 20 स्टेट में घुमा हूँ, सबका जानता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। आपको पॉली शेड बना दोगे ऊपर और एक हीटर की व्यवस्था करोगे तो तापमान में बाहर से पॉली शेड का 6 से 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस पड़ेगा। और पानी की अगर हाइट रखते हो उसमें भी 1.2 1.4 तक मीटर तक जाते हो तो समझ लीजिए आपकी मछली सर्वाइव कर जाएगी। थैंक यू सर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मैम आपका। सर अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीर जी का है, कह रहा है कि वो उनका पूछना है कि तालाब में जो बड़ी मछलियां होती है क्या वो छोटी मछलियां वो खा भी जाती हैं कभी कभी? कभी नहीं खाएगी। आईएमसी एक दूसरे को कभी नहीं मारेगी। हाँ, जो मरी हुई मछली है जी, तो उसको सभी मछली नोचेगी। हाँ, हम लोग मिक्स कल्चर करते हैं तो जो मछली अस्वस्थ होती है या तो उसको डिजीज आता है, ज्यादा हलन चलन नहीं करती है, तो दूसरी पीडियाट्रिक मच्छी उसको मार सकती है और जो उस टाइम मर जाएगी तो आईएमसी भी उसको खाना खाएगी, उसको नोचेगी, क्योंकि वो भी प्रोटीन है इसीलिए। सर आरके जी का क्वेश्चन है कि क्या हम फ्राई, फिंगरलिंग या फिर स्टैंडर्ड फिंगरलिंग तीनों मिक्स आईएमसी एक ही पॉन्ड में कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो, मैं तो यही करता हूँ। मेरा फेसबुक पे वीडियो है, सब मैंने सर ग्रुप में मैं डालता हूँ। मैं सभी मच्छी करता हूँ। 5 हिस्से लेके मैं 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक का मच्छी एक ही पॉइंट में होता है मेरा। सभी मछली, नया पुराना सभी मच्छी, और मैं किसी को प्रोजेक्ट मानता नहीं है। मेरे तिलापिया भी है, चितल भी है, सिंगी भी है, मरल भी है और
बहुत सारी मच्छी है उसमें, सीबास भी है और बहुत जात की मच्छी उसमें रखता हूँ मैं, तो वो कभी उसमें एनवायरमेंटल का कोई दिक्कत आता नहीं है और इकोसिस्टम उसका तंदुरुस्त रहता है जी और इको तंदुरुस्त रहता है तो मछली भी अच्छी सब पलती है और सभी का रेट अलग अलग है तो अच्छा मुनाफा मिल जाता है। सर ये अमानुल्लाह खान जी का क्वेश्चन है कि पंगेशिया से कल्चर स्टार्ट किया है इन्होंने, और क्या उसी के साथ वो आईएमसी भी डाल सकते हैं? आराम से डाल सकते हो, लेकिन दोनों मछली का फीडिंग हैबिट अलग अलग है। पंगेशिया सरफेस पे आके खाने वाली है, आईएमसी सरफेस, मिडल और बॉटम तीनों पे खाने वाली चीज सर है। फिर उसको ये कैसे मैनेज करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे ये? सबसे पहले तो उनको पैलेट फीड डालना है, लेकिन साथ में बैक फीडिंग भी करना है। तो पैलेट अगर थोड़ी देर के बाद बैठ जाता है तो दूसरी मछली को मिलेगा। अगर पैलेट फीड डालते हैं और दूसरा कुछ भी नहीं डालते तो उनको बॉटम फीडर और मिडल फीडर के लिए खाना अरेंजमेंट करना है, सिंकिंग आहार। वो भी पंगेशिया खाएगा, ये भी पंगेशिया खाएगा। मैंने अपने 40 साल के करियर में अभी तक पैलेट फीड का उपयोग किया नहीं, कोई भी मच्छी हो, चाहे पंगेशियस है, चाहे नाइल तिलापिया हुए, चाहे मोनोसेक्स तिलापिया हुए, चाहे रेड तिलापिया हुए, मैं कभी भी पैलेट फीड का उपयोग करता नहीं है। मैं सीधा सिंकिंग आहार पे, ऑर्नामेंटल को भी मैं पैलेट आहार देता नहीं हूँ, सीधा तालाब में पालता हूँ और तालाब में डालता हूँ और 2-3-4 किलो का हो जाता है। ऑर्नामेंटल भी उसमें कोई का सबसे अच्छा रहता है और दूसरे नंबर में गोल्ड फिश अच्छा रहता है तालाब में करना है तो। एक गोरामी करके आता है, नदी का मच्छी है, वो भी अच्छा रहता है इसमें। बोलिए सर दूसरा। सर इसी तरह से जो है हमारे प्रश्नों को सिलसिला चलता रहा है कि, और देखिए समय भी आज थोड़ा सा हमारा जल्दी ही खत्म होने वाला है क्योंकि किसान भाई हमसे कम जुड़े हैं, तो हमने ये भी सोचा है कि जो हम जो है थोड़ा सा समय को चेंज करेंगे। सनी जी का क्वेश्चन आया है अभी कि हम अपने पॉन्ड में फ्रॉग्स और क्रैब्स को कैसे खत्म करें? मेढक और क्रैब हो गए इनके पॉन्ड से। क्रैब्स का तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। क्रैब्स कभी भी छुपने वाली प्रजाति है। क्रैब्स जहाँ भी पत्थर होगा उसके दोनों पत्थर के बीच में छुपेगा, या तो कहीं कुछ ऐसा छुपने की जगह मिलेगी वहां क्रैब्स मिलेगा। आपको मेंढक का अंडा इतना याद रखना है, मेंढक जब तक प्लैंक्टन चेन तैयार नहीं होगा तब तक मेंढक अंडा छोड़ेगा नहीं। मेंढक 2 तरीके से अंडा छोड़ता है, वो तालाब के भीतर में घास होता है उसके अंदर गुच्छा करके छोड़ देता है जी, जिसको आपको एक छेड़ा लेना है, एक सली पे लेना है, धीरे धीरे गोल गोल करके पूरा उसको वापस लपेटना है, नहीं तो दूसरी लाइन करेगा लंबी, यहाँ से लेके सामने जगह पे घास होगा वहां जाके बांध देगा, यानी गोल घुमा देगा। 2 तरीके से मेंढक अंडा देता है, लेकिन अगर वो टूट जाता है तो मेंढक भरपूर प्रमाण में हो जाता है और जब तक उसका लेग्स नहीं आता तब तक वो तालाब में रहता है और खाना खाने में सबसे ज्यादा मेंढक खाता है। उस टाइम अगर मेंढक हो गया है आपके तालाब में, उसके लेग्स आएगा तभी निकलेगा वो बाहर, तो नहीं तो निकलेगा नहीं। तो आपको उसमें थोड़ा प्रिएक्टिव मच्छी देना है जो फ्रॉक्स यानी मेंढक के बच्चे को खा सकता है, नहीं तो खाना डबल करना है। ये 2 चीज करनी है आपको, ये याद रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ये आनंद जी का क्वेश्चन है कि बायोफ्लॉक में कितने साइज की फिश सीड स्टॉक करना चाहिए हमें? अगर बायोफ्लॉक में करना है तो सबसे पहले जो सीड्स बायोफ्लॉक में होता है, तैयार बनता है, उसको लाके प्रस्थापित करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने चीला चालू सीड ले लिया है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। सर एक क्वेश्चन जो है साइज को लेके है कि कितने साइज की फिश, मतलब क्या लाइन फिश बेस्ट रहेगा बायोफ्लॉक के लिए? बायोफ्लॉक में आप 1000 लाइन, किलो में 1000 लाइन से लेके 500 लाइन का अगर दोनों के बीच में कहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसमें कोई परेशानी है नहीं। लेकिन पूरा मेंटेन होगा आपके फ्लॉक पे, आपका फ्लॉक किस तरह से रेडी होता है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसी हिसाब से तैयार होगा। जी 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 फीड मैनेजमेंट एक से नीचे आएगा। जी सर सोनू जी कह रहे हैं कि अभी पॉन्ड तैयार किया है इन्होंने, और तो हरियाणा में
हरियाणा में ये कौन सी फिश करें? पीएच जो है वो 7.5 है और टीडीएस जो है वो 1250 है। टीडीएस ज्यादा है, लेकिन अगर आईएम से करेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन उनको नजदीक के फिशरीज मंडी में जाना है जहाँ मछली बिकता है, वहां जाके सर्वे करना है कि कौन सा मछली ज्यादा बिकता है। अगर वो मछली करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो मछली ज्यादा जो आता है वो वहाँ के वातावरण को एडजस्ट करने वाली मछली होती है, इसीलिए वो सबसे पहले सर्वे करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आईएमसी इंडिया में सभी जगह पे होती है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये देशरथ जी कह रहे हैं कि 4,000 स्क्वायर फीट का एरिया है और उसमें ये कौन सी मछली डाल सकते हैं कैटफिश को छोड़कर? साहब कैटफिश को छोड़ के आपको सिर्फ पंगेसिस कर सकते हो, वो भी कैटफिश में आता है। अगर आप उसमें कॉमन कार्प, अमूर कॉमन कार्प और कॉमन कार्प करते हो तो आप बच सकते हो। और बॉटम लेयर का कोई मछली है वो प्रजाति का एक्सोटिक का, वो कर सकते हो। आईएमसी नहीं कर सकते हो। 4,000 स्क्वायर फुट तो घर होता है, मकान होता है भाई। जी 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 बिल्कुल। वो तालाब नहीं है, हाँ खड्डा बोला जाता है छोटा। अगर उसमें आप ऑर्नामेंटल फिश करोगे तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि देशरथ जी आपको जो है उत्तर मिल गया होगा। अच्छा, इनका क्वेश्चन था कि उसका जो उनके लिए जो फीडिंग है वो कौन सा फीड दें, उसके लिए कैसे क्या मैनेज करें, क्या मैनेजमेंट रखें फीड के लिए? वो सबसे पहले तो ये छोटा तालाब है तो जी आप आराम से मैनेज कर सकते हो, चाहे सिंकिंग आहार करो, चाहे आप वेस्टेज फूड का भी उपयोग कर सकते हो, या तो आप पैलेट फूड करोगे तो आपको मुनाफा बहुत ज्यादा होने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर आप वेस्टेज फूड करोगे तो आपका मुनाफा होगा, और आप सिंकिंग आहार करते हो तो भी आपका मुनाफा हो सकता है। ये 3 आहार में से कोई भी आहार आप उसमें आराम से देख सकते हो, लेकिन 2 टाइम मच्छी को मिनिमम देना है। अगर प्रीडेक्टर मच्छी करते हो तो 3 टाइम देना है मिनिमम, और 1 टाइम रात का 12 बजे का आजू बाजू करना है। अगर प्रीडेक्टर कोई भी मच्छी है वो नाइट फीडर मच्छी होती है, वो नाइट को ज्यादा खाना खाती है, इसीलिए रात का 1 टाइम 40% या 45% या 50% तक वो फीड का मैनेजमेंट में रात को डालना चाहिए, बाकी का 2 टाइम रेशियो में करना चाहिए। बिल्कुल 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 सही चीज है, बिल्कुल बहुत ही सही जानकारी थी। मेरे ख्याल से देशरथ जी अब तो एकदम ही क्लियर हो गया होगा कि आपको पूरे कल्चर को कैसे प्रोसेस करना है। बाकी अगर उसमें वो कोई समस्या आती है तो आप एग्रीगेटर संघ को कॉल कर लीजिएगा। सभी लोग ग्रुप में जुड़े होंगे मेरे ख्याल से, तो अगर नहीं जुड़े तो ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग ऐड हो जाएगा। सर का नंबर मैं दे दूंगा, आप लोग सर से भी डिस्कशन कर लीजिएगा। एक काम करना, मेरे को भी वो ग्रुप में जोड़ देना जी, अगर तेरा कोई ग्रुप है तो उसमें मेरे को भी जोड़ दे, तो ठीक है डायरेक्ट भी सर। क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ। जी बिल्कुल 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 हाँ, सर। जी उसको दिक्कत नहीं है। सनी जी कह रहे हैं कि इन्होंने जो है अपने पॉन्ड में कौन सा सीड डालें जो कम समय में जल्दी तैयार हो जाए और एफसीआर भी थोड़ा कम हो सर? सबसे पहले जिसकी खाने की चेन यानी फूड चेन टूकी हुए, शॉर्ट पीरियड में तैयार होने वाली मछली एक ही मछली है, ब्रिगेड कार्प, जिसमें कायदेसर तो गुजरात नहीं हिंदुस्तान में भी बैंड है, लेकिन बिहार की मछली बिहार में ज्यादा होती है, बहुत सारे स्टेट में भी हो रही है। अगर ब्रिगेड आप करोगे तो वो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका बिग हेड है नाम, यानी बड़े माथे वाली, वो 2 किलो का है तो भी बच्चा बोला जाता है उसको, वो ब्रीडिंग के काम में नहीं आएगा, क्योंकि 1 साल में 2.5 किलो 3 किलो जाती है वो। इसलिए आपको अगर नजदीक के मार्केट में कौन सी साइज बेचना है तो आप ब्रिगेड का आराम से बेच सकते हो। हाँ, दूसरा मछली एक है ग्रास का, उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री आहार और उसके खाने वाला घास दोनों का भी आप अगर इंतजाम कर सकते हो तो वो भी हो जाएगी 1 साल में 2-2.5 किलो का आराम से। सर अच्छा, फीडिंग जो है हमेशा से एक चर्चा का विषय रहता है। सनी जी ने इसी में जो प्रश्न ऐड किया है वो ये है कि जो वेस्टेज फीड यूज करने की बात होती है तो उसमें क्या हम वेस्टेज राइस दे सकते हैं? सनी जी आप माइक अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन को। मैं आपको सीधा बता देता। हाँ बोलिए, चलो बोलिए सर। बोलिए सनी जी। सर जी गुड इवनिंग। सर जी मैं ये चाह रहा था, आपने बोला कि वेस्टेज जो फीड है, जो भी वेस्टेज मटेरियल है अपन वो फीडिंग करा सकते हैं, तो क्या हमारे घर में जैसे राइस मतलब चावल जो बना हुआ रहता है, क्या हम उसे दे सकते हैं? आराम से दे सकते हो सर।
और जैसे जो बारीक जो देखो कनकी होती है जो सर, जो हमारे छत्तीसगढ़ हाँ, में मैं आपको कनकरी बोलते हैं। एक चीज बता दूं, जो अपने खा सकते हैं ना वो सभी मच्छी के लिए उपयोग में आएगा। तो सर अगर उसमें क्या आपके आजू बाजू कोई स्टोरेज है गेहूं का, अनाज का, कोई ऐसा जाड़ा धान का, और वो भीग गया है पानी में, तो उसको बहुत कम कीमत में मिल जाएगा आपको। तो वहां से उठा लाइए और चाहे ग्राइंड कीजिए, ये तो उसको आराम से 6 घंटा 8 घंटा भिगा के आप डायरेक्ट दे सकते हो। अच्छा अच्छा सर, वो फुल जो मंडी में जाइए, बारीक जो कनकी होती है सर, हमारे छत्तीसगढ़ी वो में भी खिला कनकी सकते बोलते हो, हैं बारीक, तो उसको क्या आराम से खिला पका के सकते खिलाएं या हो। ना जरूरत नहीं, पका के जरूरत, अगर सगवड़ है आपके पास पकाने की, लड्डू बनाने की, उसमें फिश मील ऐड करने का, क्योंकि चावल में प्रोटीन ज्यादा नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। अगर उसको आपको पूर्णतः मच्छी के खाने के लिए उपयोग में करना है, तो उसके अंदर आपको लिव 52 ऑस्टोकैल्शियम, और उसके साथ साथ समझ लीजिए फिश मिल, और बहुत सारा राइस पॉलिश भी ऐड करके लड्डू बना के डाल सकते हो, वो चावल का उपयोग भी अच्छा कर सकते हो। मिक्स करके ही देना है सर? मिक्स करके दोगे तो वो उसका जो मछली को चाहिए वो सब कुछ उसमें मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ओनली क्योंकि जो सर आईएमसी को खाना खिलाना है तो आपको 24 से 26 प्रोटीन वाला मिनिमम चाहिए। अगर तो अपन ओनली उसमें फॉर कार्बोहाइड्रेट ओनली राइस ही दे रहे हैं तो उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा शायद? डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन उसका ग्रोथ और इवन हो जाएगा। कोई मच्छी बढ़ जाएगी, कोई मच्छी नहीं बढ़ेगी। अच्छा 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 अच्छा। और जो हम लोग मस्टर्ड केक जो अपन देते हैं सर, तो हमेशा जब भी हाँ, दें तो उनको क्या भिंगा के देना है? इसमें 3 से 4 चीज है। अगर आपको खाने में उपयोग में देना है तो वॉइस नहीं आ वो भी मछली खा लेगी, लेकिन मछली कितनी संख्या में है। मेरा तो काम ही महुआ का ऑयल केक पे ही चलता है। पूरी दुनिया में मैं अकेला ही ऐसा हूँ कि जो महुआ को स्पॉन में डालता हूँ, उसको महुआ को खाने खिलाने में डालता हूँ। उसका टेक्निक है, लिखा हुआ है मैंने अपनी किताब में, वो आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मांगोगे तो मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें अति शब्द का उपयोग होता है। ज्यादा क्वांटिटी में आप डालते हो तो वो मोर्टालिटी करेगा, लेकिन कम क्वांटिटी है। मैं आपको एक सिंपल ही उदाहरण दे सकता हूँ। एक बोतल दारू आप 4 आदमी पियोगे कुछ नहीं होगा, 40 आदमी पियोगे तो कुछ नहीं होगा। एक बोतल में से अगर एक आदमी पिएगा तो हो जाएगा। यही थियरी मछली पे है। आपने कितनी संख्या में मछली डाली है उस पर निर्भर करता है। मैंने ऐसे तलपिया डाला है सर, उसमें 10,000। वो तिलापिया तो ऐसी चीज है सर, वो जो भी डालोगे वो खा जाएगी, बॉटम फीडर है। लेकिन मैंने अभी जो मैंने वो एक्चुअली छोटी साइज लाया हुआ था, फ्राई साइज। उनको मैंने वो एबिस वाला फीड दे रहा था। अरे भाई काय को देता है उसको एबिस वाला फीड? एबिस वाला फीड तेरा 50 रुपये से आजू बाजू आएगा, काय को देता है? हमारे यहाँ तो 55 रुपया 45 रुपया 55 रुपया, बहुत ज्यादा 500 ग्राम से ऊपर का तिलापिया होगा तो 60 रुपया तक आता है गुजरात में। नहीं, जहाँ से मैंने और लिया तूने था। कौन सा तिलापिया डाला है? 7 प्रकार के तिलापिया होता है। कौन सा तिलापिया डाला तूने? मोनोसेक्स डाला है सर। मोनोसेक्स डाला है? हाँ, कहाँ से लिया? मुझे क्योंकि मोनोसेक्स तेरा फिर 100 ग्राम 150 ग्राम पे आके बच्चा ना देना लगे, वो दिक्कत मैंने होती है। यानी आपको रेप्यूटेड से किया। वो हैचरी वाला अच्छा देता है, मोनोसेक्स भी अच्छा देता है, वो मैं हाँ, मानता तो हूँ। उन्होंने मुझे स्काइप किया था उसका कि आप क्रम्बल दें करके, तो मैंने क्रम्बल दिया उनको। क्रम्बल एक बात है, एक बात बोलो, कोई भी क्रम्बल फीड दोगे आप, समझ लो, तो पैलेट फीड एक बंधारण में बनता है। इसमें लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। अगर जब भी उसको क्रश किया तो फैट कहाँ जाएगा, प्रोटीन कहाँ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा, लिपिड कहाँ जाएगा, किसी को पता नहीं चलता। कौन सी मच्छी को मिलेगा? उसी टाइम अगर आप छोटा लाते हो तो आपको डस्ट मंगाना है, पैलेट फीड का डस्ट, तो उसमें आप उसको दे सकते हो। और तिलापिया को मेरे अंदाज से आप पैलेट फीड मत खिलाओ,
वो तो सभी चीज पे निर्भर करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसको। तो ये जो आपका आप बोल 15 रहे हैं दिन 20 दिन वेस्टेज, लेट होगा, उसमें भी निर्भर कर जाएगा। आप बियर वेस्ट ला के खिलाओ, हमारे गुजरात में तो मिलता नहीं, बियर फैक्ट्री है नहीं। आप कहीं वहां से होंगे तो आपके यहाँ बियर फैक्ट्री होगी, आप आराम से सुखा के खिलाओ। अगर सुखा के खिलाओगे तो तैरेगा, आप खुद देख सकते हो। गीला डालोगे तो बैठ जाएगा बियर वेस्ट। आप शुगर कॉर्न, आइसक्रीम का कॉर्न होता है जो खाने का चीज है, वो भी खिला सकते हो। हर चीज का वेस्ट आप खिला सकते हो तिलापिया को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लेकिन ज्यादा मस्टर्ड केक डालोगे नहीं तो ले रहे आपका सर। पानी, मस्टर्ड केक का मैं वो फीड दे रहा हूँ ना, वो नहीं ले रहा है, इंटेक ही नहीं कर रहा है। मस्टर्ड देखो एक बात बोलो, मस्टर्ड केक दो प्रकार का आता है, एक महुआ आता है, एक सरसों आता है, दोनों को मस्टर्ड बोला जाता है। अगर सरसों का लेते हो तो सरसों। उसमें तमाकू मिर्ची जैसा एक पाउडर रहता है जो मछली पसंद नहीं करता, मछली की आंख में लगता है। हम लोग सरसों का खली का प्रयोग बड़ी मच्छी के अलावा छोटी मच्छी में कभी नहीं करते। आप उसकी जगह पे कोई भी मूंगफली का ले लीजिए, वो भी आपको कम रेट में मिलेगा। इससे तो आप उसका सोयाबीन का ले लोगे तो भी पैकेट फीड से कम में मिलेगा। आप राइस पॉलिश के साथ फिश मिल ऐड करोगे तो भी उसका आपका कम रेटियो में आ जाएगा, रेशियो कम हो जाएगा फीड का कॉस्ट का। सभी कुछ खाएगा तिलापिया गारंटी के साथ। सर ये फिश मिल कहाँ मिलता है? सब जो नदी नाले में तालाब का मछली मारते हैं, नहर का पानी जिसमें गिरता है, और जो मछली को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है, उसको फिश मिल बोलते हैं भाई। अच्छा, तो हमें उन्हीं से अगर आपके तालाब में अनवांटेड फिश है, उसको पकड़ के उसको सुखा दो और उसको ग्राइंड कर दो, फिश मिल हो गया। थैंक यू सर। ओके भाई। सनी जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन का जवाब मिल गया क्लियरली। बाकी अगर कोई हाँ, डाउट नहीं रह जाए तो दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं एक दो टीम को। आप सभी ग्रुप में ऐड होंगे ही ऑलरेडी, और अगर आप लोगों का समझ नहीं है तो मैं नंबर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, आप सभी लोग वहां से भी पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन था। जी वीर जी बोलिए सर। सर आधा एकड़ तालाब में हम कितने तिलपिया डाल सकते हैं? तिलापिया छोटी चाहिए तो आपको कौन साइज करना है? हाँ, फिंगर 100 ग्राम करना है, साइज। 200 ग्राम करना है? हाँ, फिंगर साइज यानी 3 इंच तक का। जी, आपको 3 इंच तक का ही करना है तो आप उसमें 1.5 यानी 1.5 लाख बच्चे डाल सकते हो, फिंगर साइज करना है तो। अच्छा, आधा एकड़ में? आधा एकड़ में हम तो उससे भी कम में डालते हैं, आधा एकड़ से भी कम में डालते हैं हम लोग 25,000 स्क्वायर फुट में 1.5 लाख बच्चा डाल देते हैं। अच्छा, ठीक है सर जी, यही मेरा एक सवाल था, धन्यवाद आपका। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, जब बच्चा बढ़ जाए तो उसको ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है, इतना याद जी रखना। जी सर जी। ओके। और वीर जी, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन का जवाब मिल गया है आपको। और हमारे किसी किसान भाई को कोई समस्या जो अपना प्रश्न पूछना चाहे? अखिल जी बोलिए। अखिल जी सर, अखिल जो क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ। अखिल जो क्वेश्चन है कि तिलापिया की स्टॉकिंग डेंसिटी जो होगा वो सेमी बायोफ्लॉक में, क्या कहना चाह रहे हैं अखिल जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अखिल जी है नहीं मेरे ख्याल से। जी खाली जी बोलिए। मैं पॉन्ड में बता देता हूँ तिलापिया की डेंसिटी। तिलापिया 100 ग्राम करना है, 200 ग्राम करना है या 500 ग्राम करना है, उस पर उसकी डेंसिटी फिक्स होती है। हम लोग 1 हेक्टेयर का तालाब होता है तो कम से कम अगर 500 ग्राम करना है साइज, तो तिलापिया को हम 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिनिमम 30 नंग, मैक्सिमम 50 नंग तक जा सकते हैं। अगर 1 टका सफर करते हो तो 30 से 50 नंग भी हम डाल सकते हैं। अगर 500 ग्राम तक करना है तो, उससे छोटा करना है तो डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छी और एक्यूरेट नॉलेज थी जो कि होना बहुत ही जरूरी है। तिलापिया को लेकर काफी किसान भाई के मन में क्वेश्चन रहता है। चैताली जी, आप कुछ कह रही थी? जी सर। जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था
कि आईएमसी जब हम कर रहे हैं तो उसका जो जीरा ला रहे हैं या स्पॉन ला रहे हैं वो ट्रू स्पीशीज का है, असली स्पीशीज का है, कोई हाइब्रिड नहीं है, हम कैसे पता कर सकते हैं? स्वान लाओगे तो कोई भी पता नहीं कर सकते हो, लेकिन जी। आप जहाँ से लेते हो उसके हाँ साथ जी। आपका ताल्लुकात अच्छा होना चाहिए। वो कहाँ से लाता है वो आपको बताना चाहिए। उसने अगर स्पॉन कहीं से लाया है, अगर लाके रेयरिंग किया है तो उसका जी। वीडियो होगा, तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि भाई ये इसका ब्रूडर्स यानी माँ बाप ये साइज का है, तो वो सीड अच्छा है। अगर रेयरिंग किया है और आप बड़ी साइज का फ्राई फ्राई लेते हो बच्चा, यानी जी। 15 सेंटीमीटर से बड़ा, तो आप उसका शाइनिंग देखना है, सीड सीधा होना चाहिए और सीड का मूवमेंट देखना है। 3 चीज देखने से आपको पता चल जाएगा ये सीड अच्छा है। फिर भी उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, यानी अगर कोई कम समझ ले कम एज का सीड ले लिया है तो आगे जाके वो जिसका माँ बाप 4 फुट का है तो वहाँ पे 6 फुट की औलाद कभी नहीं होगी, और जिसका 6 फुट का माँ बाप है उसके वहाँ 4 फुट की औलाद कभी नहीं होगी। ये मछली के धंधे में परफेक्ट बैठता है। ओके सर। सर तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या इसके लिए हमको केवल गवर्नमेंट हैचरीज से या फिर जो प्रमाणित वाली हैं उनसे ही लेना पड़ेगा? मैं पहली बार स्टार्ट नहीं, कर रही हूँ फिश फार्मिंग इसीलिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जी। गवर्नमेंट हैचरी अपना अपना खुद का अगर ब्रूडर्स तैयार करती है तो वहां से लेना सही है। मैं जी सर। गवर्नमेंट के साथ बहुत जुड़ा है, बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलता हूँ। अगर वो कभी अपना इतना टारगेट है 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का, वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करता है, ब्रूडर्स का व्यवस्थापन नहीं करता, मैनेजमेंट नहीं करता, तो वहां नहीं जाना चाहिए। जो आदमी प्राइवेट होता है वो भी अगर अपना ब्रूडर्स दिखाएगा, कौन सा ब्रूडर्स लिया है, कौन सी साइज का है, कौन सी एज का है, अगर उसका सही ब्रूडर्स है तो वहां से ले सकते हो। लेकिन हमेशा जिंदगी में आपको अगर कल्चर तो स्पॉन नहीं लेना है, फ्राई नहीं लेना है, आपको फिंगरलिंग लेना है, 3 इंच से बड़ा बच्चा लेना है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। ये तो आप धोखा खा सकते हो स्पॉन में और फ्राई में। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सनी जी तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सर क्लियर कर चुके हैं कि हम इजिली कम स्पेस में भी तिलापिया का कल्चर कर सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आप आराम से 1 एकड़ में तिलापिया का कल्चर कर सकते हैं। और हमारे नहीं किसी किसान भाई नहीं 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 रवि भाई नहीं, तिलापिया का कल्चर करना है तो आपको नजदीक के फिशरीज ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहां से तिलापिया का मेरे को कल्चर करना है, मैं यहाँ से सीड लाऊंगा और ये कल्चर करूंगा। ये कल्चर का कोई भी पीस रिजर्वायर में जाएगा नहीं, नदी नालों जी में जाएगा नहीं, उसका ध्यान रखोगे तो आपको कल्चर की परमिशन दे देंगे। अच्छा नहीं सर स्पेस तो सही है ना, ये 1 एकड़ तो सही है स्पेस हाँ जगह। हाँ अनंत जी आपको ज्यादा ही करना है। जी मोनोसेक्स करते हो, तिलापिया करते हो तो उसको ज्यादा करना है। पानी का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वो मगजमारी होगा नहीं आपको। जी 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 अनंत जी कह रहे हैं कि पहली बार जो है ये कल्चर शुरू कर रहे हैं, तो कौन सी मछली ने पहले करना चाहिए? सर बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि आप नियरेस्ट मार्केट में एक बार सर्वे कर लीजिए कि क्या वहाँ की और चीजें अपना हैं। तालाब का कौन सा साइज है, अपने हाँ तालाब का कौन सा साइज है वो भी मैटर करेगा। सही, बिल्कुल सही चीज है। और हमारे किसान भाई का कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें हमारे फार्मर भाई से? हमारे फार्मर भाई कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से? खान गेमिंग सर आई एम जी रूपवीर जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आधा एकड़ से तालाब है सर, नया 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 स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, तो आधा एकड़ एरिया में कितना क्वांटिटी में मच्छी और कौन कौन सा मच्छी अपन डाल सकते हैं? आधा एकड़ में आपको पीडियक मच्छी करना चाहिए, सिंगी मच्छी करना चाहिए, देसी मागुर हो तो करना चाहिए। आपको समझ लो वियतनामी कोई कर सकते हो, पंगस भी कर सकते हो, उसके बाद टेंगड़ा कर सकते हो, और एक मच्छी रह गया वियतनामी कोई, और ऐसा सब छोटी जिसकी साइज छोटी है वो सब मच्छी आप कर सकते हो। वो मच्छली अच्छा आपको किलो का साइज करना है तो
10 से 15 पीसेस डालना है प्रति आपको स्क्वायर मीटर पे। और अगर आपको 1 स्क्वायर मीटर पे ये सिंगी करना है, 100 ग्राम से नीचे का मच्छी करना है, तो आप उसमें मिनिमम 25 मैक्सिमम 50 दिन तक जा सकते हो। अगर एरिएटर का सगवड़ करते हो तो ज्यादा भी कर सकते हो। सर उनके साथ तिलपिया भी अगर कर सकते हैं कि नहीं? साहब मैं तो सभी मछली करता हूँ, 40 जात का एक ही तालाब में करता हूँ। मैं तो इतने साल से वही करता हूँ। सभी लोग यही देखने आते हैं कि भाई ये कैसे होता है। सब मच्छी देखो, ये पानी का जंगल है भाई। जैसे फॉरेस्ट यानी जंगल में हर पशु पंखी रहता है ना और जिंदा रहता है, कोई प्रजाति लुप्त तो नहीं होती, ऐसे पानी का जंगल है। ऊपर वाले ने उसको बोला है पानी में जिंदा रहने का, उसको जिसको दिया है। तो आप और मैं कौन है तो इसको मैं रखूंगा, इसको नहीं रखूंगा कहने वाले। मैं तो ये चीज में मानता नहीं है। मैं सभी स्पीसीज को डालता हूँ भैया। वो इकोसिस्टम तंदुरुस्त रखती है, पानी में कोई भी डिजीज नहीं आएगा। सर तो क्वांटिटी कितना रख सकते हैं आधा एकड़ पे मिक्स में अगर करे तो? अगर मिक्स में करना है तो आप आधा एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 8,000 से 10,000 बच्चा कर सकते, सभी मिला जुला के। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन आपका 20 से 25% मोर्टेलिटी रेशियो आने का चांसेस रह सकता है। आपको खाना भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, सभी मछली को मिलना चाहिए। जब जंगल में जैसे एनिमल को खाना नहीं मिलता तो दूसरे जानवर को मारता है। अगर सभी मछली करते हो तो सबको खाना मिलना जरूरी हो जाता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर जो है हम जो है अपना लास्ट प्रश्न ले रहे हैं अभी कि अखिल जी का क्वेश्चन है कि सेमी इंसेंटिव कल्चर है, एक तरह सेमी बायोफ्लॉक में 4 से 6 इंच उन्होंने सॉइल डाल के कल्चर किया है, तो इसमें क्या स्टॉकिंग डेंसिटी होनी चाहिए तिलापिया की? आपका आवाज कट रहा है बहुत ज्यादा सर। अखिल जी बायोफ्लॉक अगर आप कहीं भी करते हो जी, सेमी बायोफ्लॉक आप कभी भी करते हो तो पॉन्ड में भी हो सकता है, टारपुलिन वाले पॉन्ड में भी हो सकता है, और टारपुलिन वाले टैंक में भी हो सकता है, और सीमेंट टैंक में भी हो सकता है। सभी जगह पे सेमी बायोफ्लॉक हो सकता है। लेकिन आपको कौन सी स्पीसीज करना है उस पर आपको जाना है, उसका स्टॉकिंग डेंसिटी उस पर निर्भर करता है कौन सी साइज करते हो। आपको अगर लंबा चौड़ा आप बनाते हो 25 बाय 25 बाय 1.5 मीटर, तो आप उसमें पंगेसिस भी कर सकते हो। सीमेंट का बनाते हो तो, अगर मिट्टी का बनाते हो तो भी उसमें आप पानी की हाइट बढ़ा के भी स्टॉकिंग डेंसिटी ज्यादा मछली जब पानी का हाइट वॉल्यूम बढ़ जाता है से डाल सकते हैं, और वो मेंटेन करना पड़ता है और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। सेमी बायोफ्लॉक करने में हम लोग हर तालाब में सेमी बायोफ्लॉक करते हैं, लेकिन कभी फ्लॉक बनाते नहीं है। बेनिफिशियल फ्लॉक हम लोग सिर्फ दारू का जो वेस्ट पानी होता है, दारू बनाता है देसी दारू, उसका वेस्ट पानी डालते हैं जो गुड़ का पानी रहता है, और जो बाजार में पनीर मिलता है, पनीर बनाता है वहाँ का वेस्ट पानी लाके ये दोनों चीज हम डालते हैं। और हमारा सेमी फ्लॉक यानी प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन, जू प्लैंटन, इसके अलावा रोटीफर, डेफेनिया, मोइनिया सब जात का कल्चर हो जाता है अपने आप, और बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होता है गुड़ और जैगरी डालने से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अखिल जी, अगर बाकी कोई आपको कोई समस्या होती है तो आप एग्रीगेटर संघ को कॉल कर लीजिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी मुझे सॉल्व कर देंगे। तुम मेरे को उस ग्रुप में ले ले, जो भी क्वेश्चन आएगा मैं देता जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो आज मैं सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप सभी किसान भाई वेबिनार में आए। अच्छा मैं जो हूँ सर थोड़ा सा समय का जो है समस्या हो रहा है कुछ किसान भाइयों को, तो समय परिवर्तन के लिए एक बार फिर से हम विचार करेंगे, क्योंकि पहले दिन में हम करते थे वेबिनार, कुछ किसान भाइयों ने कहा कि उन्हें रात में करना है, लेकिन हमने ये देखा कि रात में जो है